गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक संडे स्पेशल टॉपिक है। 10 स्टेप्स टू रिव्यू योर फाइनेंसेस इफेक्टिवली। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग ये कहते हैं कि वो कम कमाते हैं, यानी उनकी जो इनकम है वो कम है, इसीलिए वो फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते और रिव्यू भी नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उनका जो माइंड सेट है वो ये है कि हम कम कमाते हैं और हमारे खर्चे ज़्यादा है, हमारी कमाई कम है। इसीलिए ना तो वो रिव्यू करते हैं और ना ही वो मैनेज करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर किसी के लिए जरूरी है। इट्स ए बेसिक एजुकेशन। ये चाहे आपको स्कूल में कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, आपने चाहे इसको कहीं आपने कहीं इसको सीखा हो या ना सीखा हो अभी तक, लेकिन आपको इसको सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इसको सीखोगे तभी आप एक अच्छा मनी मैनेजमेंट आप कर सकते हो। क्योंकि रिव्यू किए बिना कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आप लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हो, चाहे आप मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर आते हो, चाहे आप हायर इनकम ग्रुप के अंदर आते हो, आपको अपने फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है। चाहे आपकी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है। आप लोग कहते हो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया क्यों है? क्या कारण है उसका? ठीक है, तो वो 10 स्टेप्स हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ईटीए बिजनेस स्कूल है। आज का एक संडे स्पेशल प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम में टोटल हम ये समझेंगे कि हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसको रिव्यू कैसे करते हैं। आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, असेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। आप चाहे लो इनकम ग्रुप्स के अंदर आते हैं या मिडिल इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं या हायर इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं, आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना जरूरी है, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को। मान लीजिए आप 20,000 रुपये महीने की कमाते हैं। ठीक है, तो आपके एक्सपेंडिचर भी होंगे। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये महीने के कमाते हैं और 40,000 रुपये के अगर आपके खर्चे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी, समझ लो, डेट में आने वाले हैं। डेट का मतलब कि आप ये समझ लो, लोन अंडर अंडर डेट्स हो जाएंगे आप, यानी कि लोन आपके ऊपर हो जाएगा और आप कई जगह डिफॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनकम आपकी कम है और एक्सपेंसेस आपने अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रखा है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंसेस का एक बैलेंस होना चाहिए। यदि आपकी इनकम कम है तो उस इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं, टाइम कंस्टेंट है, आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस को यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है। समझ गए फ्रेंड्स? तो पहला जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास है पहले हम उसको एसेस करें। तो लिस्ट ऑफ ऑल इनकम सोर्सेज, आप किसी एक्सेल शीट के अंदर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सपोज इनकम सोर्सेज हैं, आपकी इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं? सैलरी हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका फ्रीलांसिंग वर्क हो सकता है, आप रेंट से कमा सकते हैं, आप ट्रेडिंग करके कमाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं, आप कमीशन से कमाते हैं, वही फ्रीलांसिंग हो गया। तो ये जो सोर्सेज हैं, इनको आपको लिखना पड़ेगा कि किस सोर्स से आप कितना कितना कमाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज ये है, ये तो इनकम हो गया। अब आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दो तरीके के एक्सपेंसेस है। एक तो एक्सपेंसेस है फिक्स फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं आपके रेंट हो गए, ठीक है, ग्रोसरी का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक्सपेंसेस आपके फिक्स के अंदर आते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए आप कैब से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, तो आप मेट्रो से जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ मैं। तो ट्रैवल में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, लेकिन आप कैब करके जा रहे हैं या ऑटो करके जा रहे हैं, तो उसकी जगह पे आप फर्दर दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, जैसे मेट्रो हो गया, और शेयरिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अपने बजट के हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि हमारा बजट क्या है। ठीक है, शेयरिंग में आपका जो बजट होता है वो मैनेज हो जाता है। तो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, उन वेरिएबल एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? अब आप देखेंगे कि जो एप्स हैं आजकल, क्या है, आजकल एप्स हैं, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जिन एप्स में के थ्रू आप बाइंग करते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में भी आप चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। तो जो एक्यूरेट डेटा है आपको मिल जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आप अपने बैंक के स्टेटमेंट को जरूर क्वार्टरली, सॉरी, 15 डेज, ठीक है, बाई मंथली, यानी कि 15 हर 15 दिन में और एक महीने के अंदर आप जरूर बैंक स्टेटमेंट को रिव्यू करें। आप देखें कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा किया। ठीक है, ताकि आप उसको कंट्रोल कर पाए। तो ये पहला स्टेप है जो आपकी करंट फाइनेंशियल करंट फाइनेंस सिचुएशन को एसेस करने के बारे में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पहला स्टेप। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप। सेकंड स्टेप में ये कहता है रिव्यू योर डेट्स। अब क्या होता है कि देखो, यहाँ पर तो हम कमा रहे हैं और खर्चा भी कर रहे हैं, कमा रहे हैं खर्चा कर रहे हैं, कमा रहे हैं खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अब सेकंड वाला आता है कि हमारे पास क्या डेट्स हैं, मतलब लोन हमने कहाँ कहाँ, हमने क्या क्या लोन लिए हुए हैं। तो हमारे जो लोन्स हैं वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। लोन्स,
ठीक है, लोन्स हमारे क्रेडिट कार्ड के लोन हो सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के लोन हो सकते हैं, पर्सनल लोन हो सकते हैं। ठीक है, होम लोन हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे लोन हो सकते हैं कि जो आपने लिए हुए हैं और उसको आपने रिकॉर्ड करना है। तो लिस्ट बनानी है सारे जितने भी लोन आपने लिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड ड्यूज कितना है, ईएमआई कितनी बननी है, ये सारी चीजें आपने इसको लिस्ट आउट करना है। आपने ये नोट करना है कि इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो मंथली पेमेंट्स आप कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट किसका ज्यादा है, कौन सा लोन है जिसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को देखना है। तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको सबसे पहले आपने रीपेमेंट करना है, यानी कि जैसे क्रेडिट कार्ड का है या किसी भी, आपको लगता है कि इसके अंदर इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, तो आपने सबसे पहली प्रायोरिटी आपका होना चाहिए जो हाई इंटरेस्ट वाला डेट है उसको जल्दी से जल्दी उसको रीपेमेंट किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगे, और आपकी जो कैपिटल है उसको कई गुना कर देगा, मतलब लोन अमाउंट को कई गुना कर देगा। और उसके बाद आप ये सोचते रह जाएंगे कि आपका ये लोन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डोंट बी डिफॉल्टर, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये भी आता है कि क्यों आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिए जाएं, आप जो हाई इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले उसको उसका निपटारा करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी चीज़ है लेकिन समझने वाली चीज़ है। देखो, लोन की जरूरत हर किसी को पड़ती है। हम ये नहीं कहते कि अगर बिना लोन के, मुझे लगता है कि बिना लोन के ऐसा कोई नहीं है जिसने लोन नहीं लिया हो, सभी लोगों को लोन की जरूरत भी पड़ती है, लेना भी चाहिए, लेते भी हैं। लेकिन उसको रीपेमेंट के लिए आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसको रीपेमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरा स्टेप के बाद आता है तीसरा स्टेप, एग्जामिन योर एसेट्स। अक्सर क्या होता है कि हम अपने एसेट को एग्जामिन नहीं करते हैं कि हमारा जो एसेट है वो कितना हमें आउटपुट दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सेविंग्स है, ठीक है, रियल एस्टेट हो गया, हमारा व्हीकल हो गया, गोल्ड हो गया, और इन्वेस्टमेंट्स अदर हो गई जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ। नो दी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच एसेट। हम जो मार्केट वैल्यूएशन है उसके हिसाब से हम अपने एसेट की वैल्यूएशन करें, ना कि अपनी मन मर्जी से कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। ऐसे नहीं, जो करेक्ट वैल्यूएशन है वो हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंड हाउ लिक्विड इजी टू कन्वर्ट टू कैश ईच एसेट इज। यानी कि जो एसेट है उसको हाई कन्वर्टेबल है नहीं है लिक्विड फंड में। जैसे सपोज प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट एक नॉन लिक्विड एसेट है। इसको ये समझ लो कि प्रॉपर्टी बेचने में बहुत टाइम लगता है। एकदम से अगर आपको फंड की जरूरत है तो आप प्रॉपर्टी एकदम से नहीं बेचती है, उसमें समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने अपने एसेट को कैटेगराइज करना है कि आपका एसेट लिक्विड है, नॉन लिक्विड है, क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका जो टाइप ऑफ एसेट क्या है, जैसे सेविंग है, रियल एस्टेट में है, व्हीकल है, गोल्ड है, इसकी चीज में आपने आपने अपना एसेट तैयार किया हुआ है, तो ये एग्जामिन करना है। और आपने ये चेक करना है कि आपका जो एसेट है वो मनी क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि इनकम जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपका एसेट ऐसे पड़ा हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टियां हैं लेकिन वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए एसेट एसेट की जगह पे लाइबिलिटी हो सकती है। उसके बाद सेविंग्स, जैसे बहुत लोग सेविंग अकाउंट में अपना लमसम पैसा रखते हैं, बड़ा पैसा, जैसे कुछ लोग रखते हैं बहुत बड़ा पैसा, और इसके अंदर 5-5% का आपको इसके अंदर रिटर्न मिलता है। तो आप समझ जाइए कि क्या आप उससे बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही बातचीत करने के बाद निर्णय लेना होता है कि भाई हम अपने जो एसेट्स हैं उसको किस तरीके से रीओरिएंट करें हम। ठीक है, रीप्रोफाइलिंग करें उसकी, तो ये सब चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत ऐसे जो लोग इनकम ग्रुप के हैं वो कहते हैं कि हमारे पास एसेट तो है नहीं। देखो, एसेट का मतलब ये नहीं होता कि किसी के पास करोड़ रुपए तो उसी का एसेट है। हो सकता है आपको 500 रुपए का आपके पास ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, वो भी एसेट क्लास के अंदर ही आते हैं। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। आपके पास गोल्ड है, वो भी एसेट है। चौथा स्टेप है इवेलुएट योर इंश्योरेंस कवरेज। देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा है, यदि किसी को बीमारी लग जाए ना तो वो समझ लो कि सारा सत्यानाश कर देगा वो। तो इसीलिए हमेशा अपने इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक एसेट की तरह है, मैं ये समझता हूँ, आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए। क्योंकि ईश्वर ना करे कि आगे मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो, आपकी हेल्थ में कोई इशू आए, ठीक है, किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े, आप ही सिर्फ कमाने वाले हो, अगर आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो लाखों रुपए जो आपकी सेविंग है ना, सारा का सारा हॉस्पिटलों में चला जाएगा। तो इसीलिए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रेफर्ड है कि टर्म इंश्योरेंस हो तो अच्छा है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस को लोग इन्वेस्टमेंट व्हीकल मान लेते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, कुछ लोग प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी कराते हैं और व्हीकल इंश्योरेंस तो मैंडेटरी होता है। तो इसके अलावा और भी कोई जो कवरेज है अगर कुछ भी होती है तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इंश्योरेंस के कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये था फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, सेट फाइनेंशियल गोल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक इंसान को अपना फाइनेंशियल गोल्स को समझना चाहिए। तीन तरीके के गोल है फाइनेंशियल गोल। पहला गोल है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा मीडियम टर्म गोल है, और तीसरा लॉन्ग टर्म गोल है। जो शॉर्ट टर्म है वो इमरजेंसी होना चाहिए। मान लीजिए कल आपकी जॉब चली गई है, आपके पास कम से कम 4-5 महीने का, 6 महीने का अगर आपके पास बैकअप है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं है तो आपको इमीडिएटली कहीं भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। समझ लो फ्रेंड्स, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में हमेशा हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए।
शॉर्ट टर्म में हमारे पास वैकेशन के लिए होना चाहिए, कुछ गैजेट अगर हमें लेना है तो वो होना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास फंड होना चाहिए। मीडियम टर्म के अंदर है जैसे डाउन पेमेंट हो गई है एजुकेशन के लिए, व्हीकल के लिए ये हो सकता है। लॉन्ग टर्म में जैसे रिटायरमेंट हो गया, चिल्ड्रंस मैरिज हो गया, ड्रीम होम हो गया। तो इसमें हमें स्मार्ट स्मार्ट गोल इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के गोल हम अपने सेट करें। प्रत्येक इंसान का गोल अलग अलग होता है। ठीक है, आप अपने गोल के हिसाब से आप लिखें इनको कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, तो ये था पांचवा स्टेप। छठा स्टेप है क्रिएट और रिविजिट योर बजट। देखो जो बजट हमने बनाया है उसको रिविजिट करना और फंड्स को एलोकेट करना अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से। ठीक है, जैसे 50-30-20 है, तो 50% जैसे हमारी नीड्स, जो हमारी नीड है कि भाई हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे खाना हो गया, ग्रोसरी हो गया, ठीक है, फ्यूल हो गया, गैस का सिलेंडर तो चाहिए भाई घर पे, बिजली का बिल हमें देना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग का हमें खर्च कर रही है। तो 50% जो हमारी नीड है, 30% हमारी वांट्स है, ठीक है, और 20% हमारी क्या है, सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट आप कह लीजिए, हमें 20% इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं तो हमारे पास लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस भी तैयार हो सकता है। तो ये था छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट फ्रेंड्स, एनालाइज इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है उसको एनालाइज करें कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारी बेहतर है, कौन सी सबसे बेहतर है। वो सारी चीज, सारी इन्वेस्टमेंट को हमें हमेशा रिव्यू करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, बिल्ड रिव्यू, ये था स्टेप 7। अब स्टेप 8 में, 8 की तरफ चलते हैं। रिव्यू इमरजेंसी, योर इमरजेंसी फंड। देखो इमरजेंसी फंड में 6 महीने का लगभग आपके पास लिविंग एक्सपेंसेस होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका महीने का खर्चा है 50,000, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 लाख रुपए का आपके पास बैकअप फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और ये होना ही चाहिए। ठीक है, ये लिक्विड में होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड, एकदम जरूरत पड़े तो एकदम से आपके पास ये फंड अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो ये था 8 स्टेप। 9 स्टेप, प्लान फॉर टैक्सेस। अक्सर क्या होता है कि हम लोग टैक्सेशन का भूल जाते हैं। जब भी हम मान लीजिए कहीं से भी इनकम हमारी जनरेट हो रही है, तो जो भी टैक्सेशन के जो कंप्लाइंसेस होते हैं वो हमें पूरा कंप्लीट करना चाहिए। इसके लिए हमें जो सीए है उससे कंसल्ट जरूर करना चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये था 9 पॉइंट। 10th पॉइंट है शेड्यूल रेगुलर रिव्यूज। अक्सर क्या होता है, अगर कोई भी परियोजना होती है उसके अंदर मान लीजिए कि सभी लोग काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, तो उसमें रेगुलर रिव्यू होना चाहिए ताकि कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, आगे इंप्रूवमेंट हो सके और जो भी कार्य काम चल रहा है वो फास्ट चले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वार्टरली रिव्यू भी हो सकता है, मंथली रिव्यू भी हो सकता है, और ये एनुअल रिव्यू भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स? तो ये जो 10 पॉइंट हमने बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हर किसी के लिए है, चाहे आप एजुकेट है, मतलब आपके पास चाहे एकेडमिक एजुकेशन है या नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पास तो एकेडमिक एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो अब हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें। तो ये जो 10 स्टेप्स टू रिव्यू योर फाइनेंशियल इफेक्टिवली, ये हर किसी के लिए है। यदि आप इसको इग्नोर करते हो तो ये समझ लो कि आगे आप पछताओगे कि मैंने अपने एक प्रॉपर एज में फाइनेंसेस को मैंने इफेक्टिवली मैनेज क्यों नहीं किया। तो ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है 10 स्टेप टू रिव्यू योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को हमेशा हमें रिव्यू करना चाहिए, टाइम टू टाइम, जैसे क्वार्टरली बेसिस पे आप रिव्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आपको ये 10 स्टेप फाइनेंसेस को रिव्यू करने के लिए आपको पता चल गए होंगे, और आशा करता हूँ कि आप इनको फॉलो करेंगे और इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।